नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जनजातीय आंदोलन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले अपन ने जनजातीय आंदोलनों में भील भील तो आज पढ़ रहे हैं अपन, मीणा और मेर दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन भील विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपन स्कूल लेक्चर पेपर फर्स्ट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, हिस्ट्री वाला सेक्शन, ठीक है। तो जनजातीय भील आंदोलन में राजस्थान में क्या हुआ था उस समय जो है, चार भागों में अपन इसको डिवाइड करते हैं अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, ठीक है। वैसे ज्यादातर आपको प्रश्न है ना, इन दो चीजों से, दो फेजेस में ज्यादा प्रश्न मिलते हैं, यहां से आपको बहुत कम प्रश्न मिलते हैं। लेकिन आज जो जिस प्रकार से ट्रेंड अपना चेंज हुआ है ना, कि आपके जो डार्क साइड है, इतिहास के डार्क साइड है, वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंट दिनों में। इस वजह से हमने सोचा कि ये आंदोलन भी आपको पढ़ा दिया जाए, ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे कि इतिहास में अपने राजस्थान के भील विद्रोह में हुआ क्या क्या था। तो बस इसको अपन आइडिया के तौर पर लेंगे, ठीक है। ज्यादा फोकस यहाँ पे रखना, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर यहाँ से बनेंगे इन दोनों पोर्शन से, ठीक है। और इसमें भी आपको हल्का फुल्का आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इस डार्क साइड से अगर आपको इस बार क्वेश्चन दिख जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, आपको वो प्रश्न आपको सुलझाने हैं, ठीक है। तो अपन आज पढ़ेंगे भील विद्रोह किस तरीके से चला। तो भील विद्रोह के चार फेजेस कौन कौन से हैं। एक तो जब से राजस्थान में सहायक संधियां शुरू हुई है 1818 से, 1818 से 1860 पहला फेज चालू होता है। फिर 1860 से 1900 तक दूसरा फेज में विद्रोह होता है। फिर गोविंद गिरी ने जो है वो विद्रोह को कमांड कर लेते हैं, अपने भगत आंदोलन और संप सभा के माध्यम से विद्रोह का संचालन किया जाता है। और फिर एक ही आंदोलन जिसको भौमट आंदोलन, मातृकुंडी आंदोलन के द्वारा मोतीलाल तेजावत द्वारा लीड किया जाता है, ठीक है। तो ये चार फेजेज में अपना ये पूरा आंदोलन चलेगा, ठीक है। तो पहला फेज अपन शुरू करते हैं 1818 सहायक संधि के बाद से। क्या हालत होती है, सहायक संधि के बाद से अंग्रेज राजस्थान में एंटर कर जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये जो भील विद्रोह शुरू होता है उसका मुख्य कारण था बाह्य लोगों का प्रवेश, ठीक है। तो बाह्य लोगों ने जैसे ही प्रवेश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य पर नियंत्रण शुरू कर दिया। और राज्य पर नियंत्रण शुरू करने के बाद जो है, वहां पे जो है वनाधिकार और उससे रिलेटेड जो भी संसाधनों पर अधिकार था वो जनजातियों के स्थान पर अब किसको दिया जाने लगा, अब कंपनी को दिया जाने लगा। वहां का जो माल है कंपनी अब खुद अपने हिसाब से जो है यूटिलाइज करती थी, यूज करती थी, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको लगा कि ये बाह्य लोग आ चुके हैं अपने क्षेत्राधिकार में, अपने क्षेत्र में बाह्य लोगों का एंट्री से वहां पर सामाजिक तनाव बढ़ा, नए करारोपण की नीतियां लागू हुई, क्योंकि कंपनी का तो काम ही है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इकट्ठी करना, ठीक है। नए करारोपण लगाए गए। और कर्नल टॉड जो राजस्थान में आए थे 1818 के टाइम पे, तो उनकी नीतियों ने भी किसी न किसी हद तक भीलों को उकसाने का कार्य किया था, ठीक है। तो उसमें क्या क्या था कि कर्नल टॉड ने सबसे पहले आते क्या किया कि उन्होंने जो बोला कि जो भील लोग कर वसूली करते हैं अनावश्यक रूप से, हमारे राज्य से निकलने वाले कोई अगर व्यापारी निकल के जा रहा है तो उसको मालगुजारी के नाम पे बोड़ाई कर देना होता है, ठीक है। तो बोड़ाई कर जो है ये भील अपने मनमानी तरीके से वसूल करते हैं। तो हम अपने जो नागरिक हैं, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक हो गए ना, जो राजस्थान के राजपूताना में जो लोग रहते हैं, तो हम जो है वो बोड़ाई कर जो है इनसे इनको वसूलने नहीं देंगे। प्लस रखवाड़ी का गांव से वसूला जाता था भीलों द्वारा उस आसपास के मेवाड़ वाले क्षेत्रों से, ताकि उसकी उसमें जो है चोरी डकैती कोई ना करे, ठीक है। तो ये जो दोनों कर है ना, इन दोनों करों से जो है वो निजात पाने के लिए कर्नल टोड ने इनको सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया कि आप ये दोनों कर टैक्सेशन नहीं ले सकते भील लोग, ठीक है। फिर ये राजस्व वृद्धि के प्रयास के लिए जो है इन पर कठोर नियंत्रण इसलिए भी स्थापित किया गया, क्योंकि अगर जो कोई व्यक्ति है अगर वो रखवाड़ी और बोड़ाई दे रहा है तो वो राज्य को कर नहीं देगा, ठीक है। तो राज्य को कर नहीं देगा तो कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा। इसलिए जो है भीलों पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने जो है सख्ती से, कर्नल टोड ने सख्ती से कार्य करना शुरू कर दिया। तो भील जो है नाराज हो गए और 1818 के बाद विद्रोह कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मेर विद्रोह किस विद्रोह से प्रभावित था, ये भील विद्रोह से प्रभावित था। मेर विद्रोह के भी लगभग आपको मोटा मोटी यही कारण दिखेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना, है ना। तो कर्नल टॉड की पॉलिसी, ये महत्वपूर्ण कारण थे भील 1818 से 1860 के बीच के विद्रोह के, भील विद्रोह के, ठीक है। तो विद्रोह का स्वरूप क्या रहता है, देखो 1820 से 23 में मेवाड़, क्योंकि ज्यादातर जो भील है ना वो मेवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा जो है वहां पे उनकी संख्या मिलती है अपने को। तो जब ज्यादा संख्या उस क्षेत्र में मिलेगी तो मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी सब अपने संयुक्त रूप से अभियान करेंगे भीलों के ऊपर, और अभियान करेंगे तो 1820 से 23 के बीच में ये विफल रहेंगे। तो पूर्णतः विफल रहेंगे 1820 से 23 तक, तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन
ये वाला चीज आप देख लेना कि जो विद्रोह है ना मेवाड़ से फैलकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में चला गया। ठीक है, तो इन्हीं कारणों की वजह से जो एक विद्रोह है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में चला गया और बांसवाड़ा के क्षेत्र में लिम्बरा बारू डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में कौन सा गांव पड़ता है? लिम्बरा बारू। वहां पर एक भयानक विद्रोह होता है 1825 में। लिम्बरा बारू वाला विद्रोह आप याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लिम्बरा बारू विद्रोह का संबंध किस आंदोलनों से है। ठीक है, तो ये आंदोलन है भील आंदोलन। ठीक है, आपसे भील पूछेंगे, मेर पूछेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है गरासिया पूछे, तो आपको क्या लगाना है? लिम्बरा बारू विद्रोह किससे संबंधित है? अपने 1818 से 1860 वाले भील विद्रोह से संबंधित। कहां से संबंधित है? डूंगरपुर से संबंधित है। ठीक है, फिर मेवाड़ भील आंदोलन से प्रभावित है ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब इन पर आक्रमण करती है तो ये 3 गांव तक मुख्यतः फैला हुआ था। सिमुरवारू, देवल और नंदुपाल, इन तीनों गांवों में कंसेंट्रेटेड था लिम्बराबारू विद्रोह। ठीक है, तो वहां पर से जो है ना लिम्बराबारू से इन जगहों पर भी ये विद्रोह फैला। ठीक है, तो ये इसलिए बाद में अपन जो है इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक शांति संधि स्थापित हो जाएगी। ठीक है, बाद में शांति संधि स्थापित हो जाती है क्योंकि विद्रोह दब जाता है टाइम के साथ। ठीक है, तो 1825 का लिम्बराबारू आप नाम से याद रखना सर, वो ध्यान रख लेना। फिर जनवरी 1825 में, ठीक है, जनवरी 1825 में लिम्बराबारू के बाद क्या हुआ? इसमें गरासिया भी शामिल हो गया। ठीक है, तो गरासिया भी शामिल हो गए। तो गरासिया शामिल होते ही ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में, मैं स्पेशली मेवाड़ वाले क्षेत्र में कह रहा हूँ, ये वागड़ वाले क्षेत्र में चला गया था डूंगरपुर में तो लिम्बरा बारू। लेकिन मेवाड़ वाले क्षेत्र में क्या किया? गरासियों ने भी जो है इसमें अपने आप को शामिल कर लिया। और गरासिया न सिर्फ यहाँ शामिल होंगे, आप देखोगे एकी और भौमट विद्रोह में भी गरासिया आपको मिलेंगे। ठीक है, तो भीलों के साथ गरासियों ने भील विद्रोह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यहां पर भी दिया और एक ही आंदोलन में भी दिया, आप आगे देखोगे। ठीक है, तो गरासिया भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर अपने मेवाड़ का एक सेनापति हुआ करता था दौलत सिंह। ठीक है, तो दौलत सिंह इसको दबा देता है 1828 तक। ठीक है, 1825 में गरासिया शामिल हो जाएंगे तो दौलत सिंह इनको दबा देता है और आत्मसमर्पण के लिए विवश कर देता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, लिम्बरा बारू ध्यान रखना, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक 1855 का कालीबास विद्रोह भी भील आंदोलन से संबंधित है। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबास विद्रोह का संबंध किस आंदोलन से है? तो वो भी भील है। लिम्बरा बारू का संबंध किस आंदोलन से है? वो भी भील है। ये दो ही टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, फिर इसका समाधान जैसे मैंने कल बताया था कि जिस प्रकार से मीणाओं के समाधान के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया, देवली में छावनी बना दी। ठीक है, मेरों के समाधान के लिए भी छावनी बना दी। तो इनके समाधान, इनका जो भील विद्रोह था उसके समाधान के लिए भी ये क्या करेंगे? 2 छावनियां बनाएंगे। अब भील क्या है? एक तो संख्या में ज्यादा है राजस्थान में। ठीक है, तो संख्या में जब ज्यादा होता है तो एक तो उनको दोनों टाइप की नीति अपनाएंगे अंग्रेज। एक तो उनको दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी विंग बनाई दी जाएगी जो सीधा उनपे शक्ति के द्वारा जो है उनको दबाया जा सके। तो वो जोधपुर लीजन थी। ठीक है, जोधपुर लीजन में मीणा भील सैनिक नहीं थे, उनमें जो है अंग्रेजी कमांड के अधीन उसको रखा गया है ना। 1836 में जोधपुर लीजन बनाई गई थी, तो ये भी ध्यान रखना, इनकी तारीख भी ध्यान रख लेना। 1836 में जोधपुर लीजन बनाई गई थी और मेवाड़ भील कोर 1800 लगभग 41 के आसपास है ना। तो ये भी, इसकी भी तिथि ध्यान रख लेना, 41 में। 36 में है ना जो है रिपोर्ट के आधार पर, हंटर रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर जो है मेवाड़ भील कोर का निर्माण करना शुरू किया था, लेकिन बन के तैयार होगी 1841 तक। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद ध्यान रखना कि दोनों जोधपुर लीजन जो है 36 में बना दी गई थी और इसको अंग्रेजी कमांड के अधीन रखा गया था। और इसका जो काम था ना वो सिर्फ विद्रोह का दमन करना था। जैसे भील जो है अपना सर उठाए या सिहरने लगे, उस समय जाके तुरंत विद्रोह का दमन कर दिया करते थे। तो जोधपुर लीजन तो इसलिए बनाए। और मेवाड़ भील कोर में जो है भीलों का जो है पैसा वसूली वगैरह सारा धंधा बंद कर दिया। तो भीलों को बोला कि आप आओ, है ना, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो और आप जो है यहाँ पे जो है सीधा आपको सैलरी मिलेगी, वहां से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आप इस तरीके से अनावश्यक रूप से कर नहीं ले सकते आम जनता से। तो इस प्रकार से जो है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मेवाड़ भील कोर में सैनिकों की बड़ी संख्या में भील सैनिकों की जो है एंट्री होती है वहां पर। ठीक है, तो आप देखोगे मेवाड़ भील कोर जो है गवर्नर जनरल परिषद की सलाह पर बनाई गई थी और हेडक्वार्टर इसका खेरवाड़ा उदयपुर में था। जोधपुर, ये जोधपुर लीजन है ना, इसका ध्यान रखना, इसके हेडक्वार्टर 3 बार बदले। ठीक है, जोधपुर लीजन का एक बार हेडक्वार्टर था शुरू में 1836 में अजमेर में, फिर 1837 में बड़गांव सिरोही में हो गया। ठीक है, तो 1837 में बड़गांव सिरोही में हो गया और 1842 में एरनपुरा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कब क्या कहां बनाया जाता है? फाइनली एरनपुरा। तो 42 के बाद जो है ये एरनपुरा में रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जोधपुर लीजन के बारे में। बाकी जोधपुर और मेवाड़ की दोनों भील कोर, मेवाड़ भील कोर जो है एमबीसी भी बोलते हैं इसको, है ना, शॉर्ट में। आगे अपन ने एमबीसी लिखा हुआ है ज्यादातर, तो मेवाड़ भील कोर जो है एमबीसी,
इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भील आंदोलन को दबाने में। ठीक है, तो इसमें भील ही लोग ज्यादा थे, मेवाड़ भील गौर में, और भीलों के आंदोलन ये दबाएगी जाके बाद में। ठीक है, तो ये भी इन्होंने जो है अपने लोगों को अपने लोगों से लड़ाने के लिए एक विशेष तंत्र स्थापित कर दिया था। ठीक है, ऐसा ही मीणाओं के साथ भी होगा। मीणाओं के विद्रोह होते हैं, तो मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाएगी? मीणा बटालियन, देवली की 41वीं देवली जो रेजिमेंट थी वो। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे अपना 1818 से 1860 में ये कार्य हुआ। फिर 1860 से 19 में भील विद्रोह चालू हो गए। ठीक है, तो 1860 से 1900 तक भी भील विद्रोह चालू हो जाएंगे। इसमें जो है आपको इन दो फेजों में आपको इनको दो चीजों को याद रखना है इसमें से। एक तो देवलपाल के भीलों का विद्रोह हुआ था इस फेज में, तो देवलपाल के भीलों का विद्रोह 1867 में हुआ था। ठीक है, ये देवलपाल कहाँ पड़ता है? खेरवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में पड़ता है देवलपाल। ठीक है, इसको कौन कुचलेगा आके? एमबीसी, मेवाड़ भील कोर। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, मेवाड़ भील कोर किसको कुचलती? देवलपाल के भीलों के विद्रोह को। फिर मेवाड़ में वापस भील विद्रोह होगा 1881-82 में, और 19वीं सदी का इसको सबसे भयानक भील विद्रोह कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको कि 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह कौन सा था? तो वो था मेवाड़ भील विद्रोह 1881-82। ठीक है, तो 1881-82 में एक बहुत बड़ा भील विद्रोह होता है, और उसका कारण ये था कि जो मेवाड़ की सरकार थी, मेवाड़ राज्य था, उसने महुआ से जो शराब बनती है उसको मावड़ी बोलते हैं, तो मावड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उनको पीने से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। ठीक है, तो मावड़ी पर इन्होंने जो है प्रतिबंध लगा दिया था मेवाड़ सरकार ने या मेवाड़ राज्य ने। ठीक है, प्लस दूसरी बात यह था, जिसका दूसरा कारण कि ऋषभ देव जो मंदिर थे, ठीक है, तो ऋषभ देव जी का मंदिर था, ऋखभ देव मंदिर जिसको बोलते हैं। तो ऋखभ देव मंदिर जो है, इनको जो भील है वो उनको बहुत अपना आराध्य देव मानते हैं, ऋखभ देव जी को। ठीक है, तो अपने आराध्य देव का मंदिर था उदयपुर में, उदयपुर राज्य में अंतर ही आता था, तो उदयपुर राज्य जो है इनको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, कि ऋषभ देव जी, जो ऋखभ देव जी का मंदिर है, अब वो हमारे नियंत्रण में, राज्य के नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वहां पर जो है विद्रोह चालू हो जाता है, क्योंकि मावड़ी या महवा शराब पर रोक लगा दी जाती है, और ऋखभ देव मंदिर को सीधा उदयपुर राज्य अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके चलते जो है यहाँ का पुजारी हुआ करते थे उस समय में भंडारी खेमराज। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना कि भंडारी खेमराज जो है उनके नेतृत्व में विरोध शुरू हो जाता है भीलों का। ठीक है, भंडारी खेमराज के विरोध में जब नेतृत्व में जब विरोध शुरू होगा और एक व्यापक रूप ले लेगा 1881-82 में, इसलिए इसको 19वीं शताब्दी का सबसे भयानक भील विद्रोह करार कर दिया गया, क्योंकि अपने मंदिर के बारे में, अपने आराध्य देव को किसी राज्य के सुपुर्द नहीं करना चाहते थे भील उस समय। ठीक है, तो ऋखभ देव मंदिर पर जैसे अटैक की बात आई या उदयपुर राज्य के कंट्रोल की बात आई, तो भील नाराज हो जाते हैं, और पुजारी थे उस समय भंडारी खेमराज, उनके नेतृत्व में विरोध शुरू कर दिया। तो जब कार्रवाई होती है 26 मार्च 1881 में, बारावाल में सेना इकट्ठी हो जाती है। बारावाल वही पड़ता है मेवाड़ में। ठीक है, तो मेवाड़ से आए थे उस समय अमान सिंह जी, और अंग्रेजों में थे लोनारगन, ठीक है, और कविराज श्यामल दास जी उदयपुर राज्य की सेवा कर रहे थे उस समय। तो कविराज श्यामल दास, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना नाम इनका। ठीक है, यही समझौता कराएंगे भंडारी खेमराज के साथ मिलके। ठीक है, युद्ध शुरू हो जाता है। कोई तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको एक घटनाक्रम समझाने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको वैसे ही बताता रहूंगा। ठीक है, स्टार मार्क लगा दूंगा उसमें, है ना। युद्ध शुरू होता है, फिर बिलकपाल का गामेती नीमा, पीपली का खेमा और सगात्री का जोयता, ये जो है ये भी इनको इस आंदोलन को लीड करते हैं। ये तीन लोगों को भी नाम आप थोड़ा बहुत देख लेना, बिलकपाल का गामेती नीमा, पीपली का खेमा और सगात्री का जोयता। तो ये तीन नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि भील आंदोलन से संबंधित गरासिया से संबंधित है या अपने मेयरों से संबंधित है, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। हो सकता है किसान आंदोलन से जो है संबंधित करा के आपसे प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो ये जो सब है ये अपने जनजातीय भील विद्रोह से संबंधित है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर इसके बीच में समझौता होता है भंडारी खेमराज और कविराज श्यामल दास। ठीक है, ये दोनों बैठते हैं। अब एक कविराज है, यही समझा सकते हैं पुजारी को, तो पुजारी को समझा के इन दोनों के बीच में समझौता करा देते हैं, और ये विद्रोह शांत कर दिया जाता है 82 में। ठीक है, तो 1882 में मेवाड़ भील विद्रोह शांत हो जाता है, और फिर 1900 तक ये छुटपुट घटनाएं इसकी चलती रहती है। तो दो फेजेस में ये अपना कंप्लीट हो जाता है, और 1882 के बाद जो है ये सारा कंट्रोल जो है गोविंद गुरु जी ले लेंगे अपने। ठीक है, जब ये दयानंद सरस्वती से मिलेंगे, तो ये था अपना दो फेजेस में जो भील विद्रोह चल रहे थे अपने, उनका आप चरण देख सकते हैं। और फिर अब जो है अपना ये जो इसका जो तीसरा चरण होता है, वो गोविंद गिरी जी या गोविंद गुरु महाराज, ये जो है इसको लीड करते हैं अपने भगत आंदोलन और अपने संप सभा के माध्यम से। ठीक है, तो गोविंद गिरी जी के बारे में थोड़ा सा जान लो आप कि गोविंद गुरु जी का जन्म जो है 1858 में बांसिया या इसको बोलते हैं अपने
बेदसा गांव, ठीक है, कभी कभी बांसे भी दे देगा आपको, कभी कभी बेदसा भी दे देगा, दोनों डूंगरपुर में अपने, ठीक है। तो बांसे गांव में हुआ था, और परिवार भी पूछ लेता है कई बार तो बंजारा परिवार में होता है, तो ये भी ध्यान रख लेना कि गुरु गोविंद गुरु क्या भील थे क्या, क्योंकि ऑप्शन में देके पूछेगा भील थे क्या, वो नहीं थे, वो बंजारा थे, ठीक है। तो ये ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गोविंद गुरु का नाम याद रख लेना, इनको गोविंद गिरी जो है इनको बाद में दी गई थी उपाधि इनके गुरु द्वारा, ठीक है। तो गिरी जी, गोविंद गिरी जी महाराज से, और गोविंद गुरु भी इनको कहा जाता है ना अपने आदिवासियों के संदर्भ में, तो गोविंद गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में अपन देखते हैं कि 1881 में ये जो है दयानंद सरस्वती जी से मिलते हैं अपने उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर महाराणा के वहीं निवास कर रहे थे दयानंद सरस्वती जी, और वहां जाकर के किससे मिलते हैं, इनसे मिलते हैं, ठीक है। तो गोविंद गुरु जब उनसे मिलते हैं तो उदयपुर में वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो उनसे प्रभावित होने के बाद, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने उनको तीन ही चीजें कही कि आप जो है आदिवासियों को जो है जागृत करना चाह रहे हैं, तो आप एक तो आदिवासी जागरण का कार्य करें, इन्हें हिंदू धर्म की मुख्य धारा से जोड़े, क्योंकि जो इनको पुरानी इनकी यादें हैं, इनके मंदिर हैं, इनका संरक्षण करें, ठीक है। आदिवासियों का जागरण करें, और स्वदेशी आंदोलन में इनके जोड़े, ठीक है, कि स्वदेशी चीजों की इस्तेमाल करें, स्वदेशी अपना जो आंदोलन है उससे उसके साथ जो है ये जुड़े। तो इस वजह से, और फिर इनकी जो कुरीतियां हैं, ठीक है, तो जो जनजातीय समाज की कुरीतियां हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दे। तो इस प्रकार से गोविंद गिरी इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के मिलने के बाद। तो इसके लिए इन्होंने तीन चीजें करी। तो सबसे पहले चीज करी, स्वदेशी आंदोलन चलाया, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के तहत भी लोगों जो है सबको बोल दिया कि आप जो है अपने इस अब जो है किसी भी प्रकार की अंग्रेजी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के अंग्रेजी जो भी चाल चलन है, पहनावा है, दिनचर्या है, उन पे कभी भी नहीं आएंगे, अपना देसी जो सारी चीजें हैं वो करी जाएगी। तो स्वदेशी आंदोलन वहां से चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन गांधी जी वाला स्वदेशी नहीं था, ये अपना स्वदेशी था, ठीक है। उस समय का जो अपना इनके नेतृत्व में हुआ था, तो वो स्वदेशी आंदोलन चालू किया। इसके बाद भगत आंदोलन शुरू किया इन्होंने। भगत आंदोलन 1911 में शुरू किया इन्होंने, ठीक है। तो 1911 में भगत पंथ स्थापित करा, और भगत पंथ जो है इसको लसाड़ी आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि भगत आंदोलन या लसाड़ी आंदोलन क्या था, तो लसाड़ी आंदोलन गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था, या भगत आंदोलन पूछ लेंगे, है ना। इसमें एक और इनके शिष्य शामिल थे, सुरजी भगत, तो सुरजी भगत का भी नाम याद रख लेना आप, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद जो है इन्होंने संत सभा की स्थापना करी 1883 में। तो ये सब जो है ना, ये दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से किया जा रहा है। स्वदेशी आंदोलन भी किया जा रहा है, भगत आंदोलन भी किया जा रहा है, संत सभा की भी स्थापना की जा रही है 1883 में, ठीक है। तो सिरोही में संत सभा की स्थापना करी जाएगी, अश्विनी पूर्णिमा को की जाएगी, ठीक है। तो अश्विनी पूर्णिमा को की जाएगी, इसकी स्थापना इसी वजह से हर साल इसके अधिवेशन भी कब हो रहे हैं, अश्विनी पूर्णिमा को हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तिथि भी आप याद रख लेना, ठीक है। आसोज की पूर्णिमा को जो है इनके अधिवेशन हुआ करते थे। और इनका जो संत सभा का मुख्य कार्य था वो था भीलों को संगठित करना। तो भील जो जाति है उसको जातीय रूप में संगठित करने का कार्य किसने किया, संत सभा द्वारा किया गया। स्थापना कब हुई, जस्ट मिलने के अगले ही साल, ठीक है, 81-82 में मिले, और 1883 में जो है संत सभा की स्थापना कर दी, ठीक है। इस तरीके से भीलों को संगठित करना शुरू कर दिया। 10 नियम इन्होंने बनाए, ठीक है। तो भीलों को संगठित करने के बाद 10 नियम बनाए। ज्यादातर नियम जो है वो अपने शिष्टाचार या सदाचार जीवन को प्रेरित करने के लिए थे। शराब नहीं पीना, है ना, महुआ की शराब पी रहे थे, ठीक है, शराब नहीं पीना, मांस मछली मदिरा का सेवन बंद करना, है ना, अपनी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना, ठीक है, उनका सम्मान करना। तो इस तरीके की जो जितने भी नियम थे ना, वो 10 नियम इन्होंने बनाए भील समाज में, और 10 नियमों को जो है वो संत सभा के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रयास किया इन्होंने, ठीक है। फिर मानगढ़ पहाड़ी में इनके हर साल अधिवेशन होने लगे। देखो 1883 में संत सभा बनी, 20 साल बाद से अधिवेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 1903 से अधिवेशन शुरू हो गए। तो पहला अधिवेशन कब हो रहा है संत सभा इसका, मानगढ़ पहाड़ी में जो संत सभा का अधिवेशन वो हो रहा है अपने 1903 में। कब होगा, उसी तारीख को जिस तारीख को जो है इसकी स्थापना होगी, आसोज की पूर्णिमा को, अश्विनी पूर्णिमा को। तो अश्विनी पूर्णिमा को ही ये अधिवेशन होगा, ठीक है, पहला होगा। 1910 में जो है ना इसके अधिवेशन हर साल हो रहे हैं, 1903 में होगा, फिर 4 में होगा, 13 तक होगा, है ना, ठीक है। फिर 1910 में जो अधिवेशन होता है ना इसका, उस अधिवेशन में क्या करेंगे, गोविंद गुरु जी महाराज मेवाड़ के शासकों से प्रार्थना करेंगे कि आप जो है हमें हमारी 33 मांगे उनको फुलफिल करो, ठीक है। तो 33 मांगों में वही है, ज्यादातर मांगे जो है इन्हीं से संबंधित है। फिर 33 मांगों में से जो है मेवाड़ सरकार ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और एक भी मांग को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो 33 मांगों का संबंध किससे है, 33 मांगों का संबंध है गोविंद गिरी से। अगर पूछ रहे कोई 21 सूत्री मांगों का संबंध किससे, वो है मोतीलाल तेजाब, उससे अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन 33 मांगे भी आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 33 मांगों का प्रश्न है, तो वो 1910 में गोविंद गिरी जी महाराज ने
अपने मानगढ़ पहाड़ी वाले जब मानगढ़ में सम्मेलन हुआ था उसमें रखी थी 33 मांगे। ठीक है, फिर उसके 3 साल बाद 1913 में 10वां सम्मेलन होता है, सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है। ठीक है, इस समय जो है मेवाड़ सरकार की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगे थे भील और ये जो आंदोलन था सभा वाला वो। तो इन्होंने क्या किया, मेवाड़ भील को अक्टूबर 1913 में जब अधिवेशन हो रहा था मानगढ़ पहाड़ी में, तो मेवाड़ भील कोर की एक रेंज है ना, रेजिमेंट और 7वीं राजपूत रेजिमेंट, इन दोनों और वेलीजली राइफल्स, ये तीन जो सेना है वो जो है पूरी मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है और उसमें जो है धुआंधार गोलीबारी की जाती है। उसमें धुआंधार गोलीबारी की जाती है तो लगभग 1500 से ज्यादा लोग, स्त्री पुरुष, 1500 से ज्यादा स्त्री पुरुष जो है उसमें मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसको बोलते हैं 17 नवंबर 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तारीख भी इंपॉर्टेंट है, हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1500 लोग स्त्री पुरुष मारे गए थे। जलियांवाला बाग में सिर्फ 200-300 लोग मारे गए थे, उसके बाद भी वो इतना लोकप्रिय हुआ, इसलिए इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। हालांकि इसमें जो मरने वाले के मृतकों की संख्या है वो उससे काफी ज्यादा है। ठीक है, तो 1500 स्त्री पुरुष जो है मेवाड़ भील कोर, 7वीं राजपूत रेजिमेंट और वेलीजली राइफल ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर के इनको मार डाला था। ठीक है, तो ये जो है इनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। और जब गोविंद गिरी जी महाराज नीचे उतर रहे थे उसी समय जो है पुलिस उनको पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ के अपने जेल में ले जाती है, उन पर कार्रवाई होती है, विशेष अदालत द्वारा कार्रवाई की जाती है और जो है इनको मौत की सजा सुना दी जाती है। मौत की सजा सुना दी, अहमदाबाद न्यायालय में गए, रिट लगाई, रिट लगा के अहमदाबाद न्यायालय ने इस सजा को आजीवन कैद में बदल दिया। ठीक है, आजीवन कैद में जब ये वहां पर जेल में रह रहे थे तो बहुत अच्छा सदाचारी व्यवहार किया, बहुत बढ़िया, लोगों को डेली मोटिवेशन पूरा दे दिया करते थे। तो वहां के जो जेलर हैं उनका हृदय जो है द्रवित हो गया, हृदय द्रवित हो गया, तो उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई कि आदमी बहुत सज्जन है, ये तो लोगों को और समझाता है, नहीं अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो आप जो है इनकी सजा को कम करके सिर्फ 10 वर्ष कर दिए। और 10 वर्ष में जो है बाद में इनको रिहा कर दिया जाता है, इनके अच्छे व्यवहार के कारण, सदाचारी व्यवहार के कारण। और ये कंबोई वाले क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, तो ये कंबोई वाले क्षेत्र में जो है इनका अंतिम जीवन बिताते हैं। और ये खुद अहिंसा के समर्थक थे और जो है भील, ये भगत आंदोलन है, इसमें इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो श्वेत झंडा था। ठीक है, तो सभा या भगत आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था, श्वेत झंडा था, वेरी इंपॉर्टेंट, अहिंसा के समर्थक थे। ठीक है, आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है भगत पंथ के बारे में। सूरजी भगत इसमें शामिल थे। 1911 में ये पंथ की स्थापना हुई। बेदसा गांव जहां पे ये पैदा हुए थे, बेदसा या बांसे गांव, वहां से भगत आंदोलन चालू होता है, इसको लसाड़ी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, फिर संप सभा जो है उसकी स्थापना करी थी सिरोही से और भीलों को संगठित करने का कार्य किया था। 10 नियम इसमें थे, तो ये भी आपसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर मानगढ़ के जो अच्छा अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, ये 17 नवंबर की तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें हत्याकांड हुआ था। और कंबोई गांव में इनका अंतिम जीवन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यहाँ से बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप अगला, जब क्योंकि ये तो बिल्कुल सज्जन हो गए, अब कंबोई में जाके जो अपना अंतिम कार्य, काम्बिया भी कहते हैं कभी कभी इसको, है ना, तो कंबोई गुजरात में पड़ता है, वहां पर अपना अंतिम जीवन ये बिताएंगे और काम्बिया भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद जो है मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन को लीड करते हैं। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन, भोमट आंदोलन, मातृकुंडी आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम जो है एक के ही है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ा सा जान लो पहले। इनका जन्म होता है कोल्यारी में, उदयपुर में पड़ता है कोल्यारी। ठीक है, वो ओसवाल परिवार में जन्म हुआ। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, बंजारा परिवार में, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा ओसवाल परिवार में। ठीक है, तो जन्म हुआ है मोतीलाल तेजावत का ओसवाल परिवार में। झाड़ोल ठिकाने में बहुत सारा अपना कार्य किया करते थे ये लोग। ठीक है, झाड़ोल ठिकाने में नौकरी किया करते थे, तो झाड़ोल में थे। और भीलों के मसीहा इनको कहा जाता है, जो बाबूजी या बापजी भी इनको कहा जाता है। भीलों का मसीहा थे इसलिए बापजी या बाबूजी इनको कहा जाता था। इन्होंने क्या कार्य किया, देखो इन्होंने सबसे पहले 1920 में माद्री पट्टा जलास ये आंदोलन चलाया। माद्री पट्टा जलास क्या है, ये बेगार के खिलाफ आंदोलन है। ठीक है, तो भीलों से जो अतिरिक्त बेगार ली जा रही थी तो उसके खिलाफ इन्होंने माद्री पट्टा जलास आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, माद्री पट्टा जलास का नाम याद रख लेना। ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया मोतीलाल तेजावत के द्वारा। फिर 1921 में इन्होंने जो है भोमट वाले क्षेत्र से, ठीक है, भोमट वाले क्षेत्र से जो है एक ही आंदोलन चालू किया जिसको भोमट भील विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो एक के आंदोलन चालू किया, भोमट भील विद्रोह भी इनको कहते हैं। मातृकुंडिया से शुरू होता है, कहां से, चित्तौड़गढ़ से। तो मातृकुंडिया कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, तो इसको मातृकुंडी आंदोलन भी कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये शुरू कहां से हो रहा है, चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया से। ठीक है, यहां पर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें न सिर्फ भील थे अपितु गरासिया भी सारे सम्मिलित थे।
ठीक है। तो अपन एक तरीके से देखें मोतीलाल तेजावत का योगदान, तो इन्होंने न सिर्फ भीलों को इकट्ठा करने का कार्य किया, गरासियाओं को भी भीलों से जोड़ने का कार्य किया ताकि वो एकता स्थापित हो सके। तो गरासिया और भीलों ने मिलकर जो है गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा वाले एरिया से आंदोलन शुरू किया। ये जो एरिया है ना, ये उदयपुर में पड़ते हैं सारे, गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा, और इसी वजह से, और वो भौमट वाला एरिया है, अगर आप जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो भौमट वाला रीजन है, भौमट का क्षेत्र है। तो भौमट का क्षेत्र इसलिए को क्या कहा जाता है, भौमट भील विद्रोह। ठीक है। फिर ये क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से शुरू होता है, यहाँ पर उदयपुर से गोगुंदा, झाड़ोल और कोटड़ा से शुरू होता है, पूरे मेवाड़ में फैल जाता है, मेवाड़ से गुजरात तक ये आंदोलन चला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो ये आंदोलन है एक भूमट भील विद्रोह, इसका क्षेत्राधिकार जो था वो सिर्फ मेवाड़ प्रांत नहीं था, अभी तो गुजरात वाला क्षेत्र भी था बहुत सारा। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना ना, क्योंकि अब आप आगे देखोगे इसका उद्देश्य था कि जो राज्य और जमींदार हैं उसके शोषण का विरोध करना है। ठीक है। राजा और जमींदार मिलकर जो शोषण किया कर रहे हैं भीलों का, क्योंकि बेगार के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं, और ये सामंत विरोधी था ये भी आंदोलन। तो ये आंदोलन भी क्या है, सामंत विरोधी था। ठीक है। सामंती शोषण के विरुद्ध था, क्योंकि बहुत ज्यादा कर ले रहे हैं, अत्यधिक कर ले रहे हैं, बेगार ले रहे हैं लोगों से, ठीक है, भीलों से। तो इस वजह से जो है ये आंदोलन शुरू किया इन्होंने, एक ही, या भौमट भील विद्रोह कहते हैं इसको। 21 सूत्री मांगे रखी अपनी, और 21 सूत्री मांगों को बोला जाता है मेवाड़ पुकार। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे ये बनेगा कि मेवाड़ पुकार क्या है। तो मेवाड़ पुकार, मेवाड़ की पुकार है कि मेवाड़ वालों को जो है आप 21 मांगे दीजिए। ठीक है। 21 मांगे पूरी कीजिए, और 21 मांगे किसने रखी थी, मोतीलाल तेजावत जी ने रखी थी। और मोतीलाल तेजावत जी ने किसको रखी थी, महाराणा मेवाड़ को रखी थी। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा मेवाड़ को 21 सूत्री मांगे 1921 में रखी जाएगी। ठीक है। तो ये 21 वाले जो आंकड़ा है वो याद रखना, 21 सूत्री मांगे 1921 में रखी जा रही है मेवाड़ पुकार नाम से महाराणा को। और आदिवासियों की सारी समस्याएं इसमें 21 समस्याएं विशेषतः। तो महाराणा ने जो है 18 समस्याएं तो स्वीकार कर ली। ठीक है। 18 समस्याएं स्वीकार कर ली, लेकिन 3 समस्या नहीं मानी। एक तो वन अधिकार से रिलेटेड, कि वन का अधिकार तो आपको नहीं मिलेगा आदिवासियों। फिर बेगार प्रथा, बेगार प्रथा से रिलेटेड जो है महाराणा ने आनाकानी की कि नहीं, इनको बेगार वाला अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है। बेगार तो इनको देनी ही पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि सारे कार्य तो बेगार की वजह से ही हो रहे हैं। फिर जंगली सुअर की हत्या, जंगली सुअर की हत्या भी ये जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि जंगली सुअरों की कमी होने लगी थी, और वो महाराणा जब शिकार पे निकलते हैं तो महाराणा सिर्फ जंगली सुअर की हत्या कर सकते हैं, और सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो संख्या थी उसमें बहुत भारी कमी आई थी उस समय। ठीक है। तो जंगली सुअर की हत्या पर मेवाड़ राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया था उस समय। ठीक है। तो ये तीनों जो समस्या है उनको, तीनों मांगों को छोड़कर लगभग 18 मांगे मान दी जाती मेवाड़ महाराणा द्वारा। ठीक है। तो जुलाई 1921 में झाड़ोल वाले क्षेत्र से करबंदी असहयोग आंदोलन चालू कर दिया इन्होंने। ठीक है। कि हम तो कर तो देंगे ही नहीं, 1 रुपया हम कर का नहीं देंगे मेवाड़ राज्य को। ठीक है। और इसमें जो है हम आपको असहयोग करेंगे। देखिए 1921 वाला समय चल रहा है, और ये वही समय है जब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चालू है। तो असहयोग आंदोलन को अपने आप से जोड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, अपने मोतीलाल तेजावत जी ने करबंदी असहयोग आंदोलन चालू कर दिया उसी समय। ठीक है। तो जब करबंदी असहयोग आंदोलन चालू होगा तो ये पूरे भारत के आंदोलन से जुड़ गया, है ना। तो मेवाड़ के अकेले की समस्या नहीं रही, पूरे भारत की समस्या हो गई। ठीक है। इस वजह से जो है मोतीलाल तेजावत ने जो है करबंदी असहयोग आंदोलन चला दिया, झाड़ोल वाले क्षेत्र से जहां पे वो काम किया करते थे। ठीक है। वहां से चला दिया जुलाई 1921 में। ठीक है। उसके बाद एक घटनाक्रम हो जाता है जिसकी वजह से मोतीलाल तेजावत की जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल कर दिया जाता है। ठीक है। वो कांड होता है नीमड़ा में कांड। तो नीमड़ा विजयनगर गुजरात में पड़ता है। ठीक है। राजस्थान विजयनगर में नहीं पड़ता, भीलवाड़ा में भी एक विजयनगर है, वहां पे नहीं पड़ता। तो नीमड़ा कहां पड़ता है, अपने राजस्थान में नहीं पड़ के गुजरात में पड़ता है, विजयनगर में। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर एक सम्मेलन हो रहा था उस समय, और उस सम्मेलन में जो है जो मोतीलाल तेजावत जी थे वो भाषण दे रहे थे। उसी समय एक गोलीबारी होती है वहां पर भयंकर। तो भयानक गोलीबारी में लगभग 1200 भील मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है घायल होते हैं। ठीक है। तो 1200 भीलों की मृत्यु हो जाती है उस भयंकर गोलीबारी में, नीमड़ा कांड इसको बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 6 मार्च 1922 की घटना है। तो इस बारे में बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये लगभग वही 6 मार्च 1922 का टाइम है। और इस घटना को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आपसे नीमड़ा कांड की तिथि भी पूछी जा सकती है। ठीक है। तो 6 मार्च 1922 की घटना है, नीमड़ा कांड होता है। वहां पर तेजावत जी जो है अपना भाषण दे रहे थे। तो तेजावत जी जो है पतली गली से निकलने के लिए जब वो निकले, और उस समय जो है फरार हो गए वो वहां से। ठीक है। तो पतली गली से फरार हो गए मोतीलाल तेजावत जी, अन्यथा उनको भी वहीं पे 1500 भीलों के साथ, 1200 भीलों को जब मृत्यु हुई उसी के साथ जो है ये मार देते उस समय। तो वो जो है फरार हो जाते हैं तेजावत जी। और फिर इस आंदोलन में इन्होंने नारा दिया था नीमड़ा कांड से पहले ही, वहां पर भाषण देते हुए,
हाकिम और हुक्म नहीं। ठीक है, बहुत हो गया इनका हुक्म मानना। अब न तो हाकिम और हुक्म दोनों को अपन नहीं मानेंगे। ठीक है, न हाकिम को मानेंगे न हुक्म को मानेंगे इनको। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि सामंती विरोधी आंदोलन है तो हाकिम और हुक्म नहीं, ये इनका नारा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे यही बन सकता है कि हाकिम और हुक्म नहीं किस आंदोलन से संबंधित था। वो था मातृकुंडी आंदोलन से संबंधित या एक ही भूमट आंदोलन से संबंधित। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी नारा भी ध्यान रख लेना। फिर 1929 में गांधी जी के कहने पे ईडर में, ईडर अपने गुजरात में पड़ता है, तो गांधी जी इनको समझाएंगे कि भाई कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, तो आप जो है इसमें आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो गांधी जी के कहने पे 1929 में आत्मसमर्पण कर देंगे। 22 की घटना है, 29 में आत्मसमर्पण कर देंगे। फिर 1936 में गांधी जी के अपने पीए हुआ करते थे उस समय मणिलाल कोठारी। ठीक है, मेवाड़ का जो जो अपनी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, हर राज्य में अपना अपना सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, उसको बोलते हैं महिंद्राज सभा। तो मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते थे? महिंद्राज सभा। तो महिंद्राज सभा से आग्रह करेंगे कौन? मणिलाल कोठारी। ठीक है, मणिलाल कोठारी जो कौन कौन हुआ करते थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गांधी जी के प्रेस सेक्रेटरी, पीए एक तरीके से। तो गांधी जी के पीए मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से जो है महाइंद्राज सभा जो है उसको रिक्वेस्ट की जाती है, और उसमें रिक्वेस्ट करने के बाद जो है अपने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया जाता है 1936 में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1936 में रिहा कर दिया जाएगा। बाद में जो मोतीलाल तेजावत थे अपना पूरा अंतिम जीवन जो है गांधीवादी सोच, गांधीवादी विचारधारा के प्रसार में लग जाते हैं, और वो जो है अपना कार्य नियमित रूप से अहिंसात्मक तरीकों से करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एक ही भूमट आंदोलन। ठीक है, तो अपने जो है ज्यादातर प्रश्न है ना, आपको जो है रिवीजन भी मैं कराऊंगा ना, तो उसी चीजों में कराऊंगा। 1818 से 1860 में पहला जो भील विद्रोह हुआ था, उसमें जो है ये महत्वपूर्ण कारण थे कर्नल टोड की पॉलिसी, कर्नल टोड की नीति सबसे महत्वपूर्ण था। विद्रोह का स्वरूप अगर अपन देखें तो लिम्बर बारू डूंगरपुर वाले क्षेत्र में विद्रोह होता है। फिर जो है कालीबास का विद्रोह होता है 1855 में। ठीक है, तो लिम्बर वालू डूंगरपुर में से वो होता है, और कालीबास वाला विद्रोह दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर लिम्बरवालू वाला जो है, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी शांति जो है मेवाड़ भील आंदोलन से प्रभावित हुआ करता था, और इसमें जो है सिमुरवाल, देवल और नंदुपाल में ये विद्रोह फैल जाता है, और बाद में जो है शांति संधि कर ली जाती है। इसके समाधान में जोधपुर लीजन में और मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी जाती है 1836 में जोधपुर लीजन। बाद में इसका हेडक्वार्टर एरनपुरा बना दिया जाता है। मेवाड़ भील कोर 1841 में बनता है। ठीक है, तो ये अपने गवर्नर जनरल की परिषद की जो अध्यक्षता है उसके हिसाब से बनाया जाता है, और खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर का जो है हेडक्वार्टर हुआ करता था उस समय। फिर 1860 में विद्रोह होता है, तो देवलपाल खेरवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में पड़ता है, वहां पर भीलों ने विद्रोह किया, तो एमबीसी या मेवाड़ भील कोर द्वारा कुचल दिया जाता है। फिर मेवाड़ भील विद्रोह आता है 1881 और 82 में, जो 19वीं शताब्दी का सबसे भयानक, सबसे कातिलाना, सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ करता था। ठीक है, महावाग शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, और ऋखबदेव मंदिर पर उदयपुर राज्य अपना नियंत्रित करना चाहता था। इस वजह से ये विद्रोह हुआ और उसके पुजारी खेमराज, भंडारी खेमराज द्वारा जो है ये नेतृत्व किया गया। और इसमें जो है कविराज श्यामल दास और खेमराज भंडारी के बीच में बाद में एक समझौता हो जाता है, और उसके तहत जो है उसमें इस क्षेत्र में शांति स्थापना की जाती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि गोविंद गुरु द्वारा भगत आंदोलन चलाया जाता है। वो बांसिया में डूंगरपुर में पैदा होते हैं और बंगजारा परिवार के सदस्य हुआ करते थे। 1858 में जन्म होता है। 81-82 में दयानंद सरस्वती से मिलते हैं उदयपुर में, और वहां से स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। फिर भगत आंदोलन, फिर सभा की स्थापना करते हैं 83 में। बाद में 11 में भगत आंदोलन चलाते हैं, जिसको लसाड़े आंदोलन बोलते हैं, है ना। सुरजी भगत भी इसमें शामिल थे। ठीक है, संत सभा की स्थापना सिरोही में की जाती है, अश्विनी पूर्णिमा को की जाती है, इसलिए हर साल मानगढ़ पहाड़ी में जो है अधिवेशन इसी तारीख को होता है, और भीलों को संगठित करना इसका उद्देश्य हुआ करता था। 10 इसके प्रमुख नियम थे। ठीक है, और मानगढ़ पहाड़ी में जब अधिवेशन होते तो 1903 पहला अधिवेशन हुआ। 10 में जो अधिवेशन हुआ उसमें 30-33 मांगे रखी गई थी, और 1913 में जो 10वां अधिवेशन था उसमें ये 3 सेनाएं मिलकर जो है मानगढ़ पहाड़ी को घेर लेती है, और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड किया जाता है, जिसमें 1500 स्त्री पुरुष जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इन गुरु जी को जेल में ले जाया जाता है, और विशेष अदालत द्वारा उनको मौत की सजा सुना दी जाती है। वहां से अहमदाबाद न्यायालय जो है इनको आजीवन कैद में बदल देता है, और बाद में 10 वर्ष में ही इनको अच्छे व्यवहार के कारण विदा कर दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है। बाद में अपना पूरा जीवन कंबोई गुजरात वाले क्षेत्र में बिता देते हैं, और इन्होंने जो है अहिंसा का समर्थन किया और श्वेत झंडे को अपना झंडा माना या सिंबल माना प्रमुख।
एक ही आंदोलन है भूमट आंदोलन में मोतीलाल तेजावत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म कोल्यारी उदयपुर में हुआ था, ओसवाल परिवार में हुआ। झाड़ोल दिखाने में कार्य किया करते थे नौकरी का, और भीलों के मसीहा कहलाते थे, जिसको बापजी या बाऊजी कहा जाता है। 1920 में माद्री पट्टा जलास बेगार के खिलाफ आंदोलन चलाया। 1921 में एक ही भौमट भील विद्रोह चलाया। ठीक है, मातृकुंडिया से ये शुरू होता है, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और गोगुंदा, झाड़ोल और कोटड़ा वाले क्षेत्र में ये आंदोलन प्रमुखतया रहता है। बाद में ये आंदोलन का विस्तार जो है पूरे मेवाड़ में फैल जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में फैल जाता है, और गुजरात वाले क्षेत्र तक ये आंदोलन चला जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य जमींदार के शोषण का विरोध करना था। 21 सूत्री मांगे मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत की जाती है, जिसको मेवाड़ पुकार कहा जाता है। आदिवासियों की सारी समस्याएं 21 मांगों के रूप में लिखकर जो है महाराणा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 18 मांगे मान ली जाती है। 3 मांगे वनाधिकार, बेगार और जंगली सुअर हत्या को नहीं माना जाता है। जुलाई 1921 में झाड़ोल में करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, और इसको जो है भारतीय जो आंदोलन है उसके सीधा संबंध किया जाता है, किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत द्वारा। तो जुलाई 1921 की भी ये चीज ध्यान रख लेना आप। ठीक है, बाद में नीमड़ा कांड होता है, जहां पर विजयनगर गुजरात में होता है ये, और गोलीबारी में जो है 1200 भील मारे जाते हैं, बहुत सारे भील घायल होते हैं। 6 मार्च 1922 की घटना है, और फरार हो जाते हैं मोतीलाल तेजावत जी। उनका नारा था हाकिम और हुक्म नहीं। फिर 1929 में गांधी जी के कहने पर ईडर में आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1936 में मणिलाल कोठारी द्वारा के जो हस्तक्षेप है, उसमें महान इंद्राज सभा, जो वहां का मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, तो महान इंद्राज सभा द्वारा उसको रिहा कर दिया जाता है, और अंतिम जीवन गांधीवादी कार्यों में ये अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ये था अपना पूरा जनजातीय आंदोलन, खत्म हो गया। 4 अपने लेक्चर जो नेक्स्ट आएंगे वो किसान आंदोलन से संबंधित रहेंगे, और फिर उसके बाद जो रेस्ट पार्ट रहेगा अपना वो रहेगा। आप सबको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आराम से दिल खोल के अपनी बात लिखिए। आप सभी की बातों का स्वागत है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा लेक्चर ऐसे देखते रहिए। धन्यवाद आपका।